हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने मार्केंशिया के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़े थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से आर्चिगोनियम की पोजीशन इन्वर्ट हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है। जो अपर पोजीशन पे रह रही थी आर्चिगोनियम डिस्क के, ये बिल्कुल इन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि डाउनवर्ड आ जाती है। उसके साथ साथ एक्टोपेटल से बेसिपेटल इनका जो पोजीशन है वो हो जाती है। इनके साथ हमने स्पेशल जो स्ट्रक्चर थे उनका डेवलपमेंट भी पढ़ा था कि किस टिश्यू से हो रहा है, जिसमें नाम था पेरिकाइटियम, पेरिगाइनियम और रेस। इन सब का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये सभी क्या थी? प्रोटेक्टिव लेयर थी। अगर हम एक पूरी रे की बात करें, यानी कि जो पूरी डिस्क है, उस पूरी डिस्क में हर एक रो में जो अपनी अपनी आर्चिगोनियम की प्रोटेक्टिव लेयर की बात करें तो ये तीनों ही अपनी अपनी आर्चिगोनियम, हर एक रो अपनी आर्चिगोनियम, सारी आर्चिगोनियम को प्रोटेक्शन के लिए तीन तीन स्पेशल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करती हैं। चलिए, ये जो हमने जितना भी कल पढ़ा था, ये सब आपको इसलिए रिकॉल कराया जाता है बार बार, ताकि आप कनेक्टेड रहें। आज जो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज के बाद में, ये तो हमने पढ़ा था कि पूरे के अगर डिस्क की बात करें तो उसमें ये चेंजेस आते हैं। एक सिंगल आर्चिगोनियम के अंदर क्या चेंजेस आते हैं उनकी बात करते हैं। तो जब एक सिंगल आर्चिगोनियम की बात करें तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ये जाइगोट है, ये जाइगोट अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी जो पोजीशन है, क्योंकि इस जाइगोट से पहले, जाइगोट किससे बनता है? एंथ्रोजॉइड एंड एग की फ्यूजन से, और एग से पहले वेंट्रल कैनाल सेल होती है और नेक कैनाल सेल होती है, तो इतना सारा स्पेस बाकी होता है। तो जाइगोट क्या करता है? अपनी साइज इंक्रीज करता है और पूरी वेंट्रल के स्पेस को कवर कर लेता है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो पेरिकाइनियम बनी थी, किससे बनी थी? ये जो वेंट्रल की सेल थी, इनके रीडिवाइड होने से पेरिकाइनियम बनी, जो कि इसको प्रोटेक्शन का काम करती है। उसके बाद एक साथ साथ एक चीज़ और होती है कि ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट किसके अंदर? आर्चिगोनियम के चारों तरफ, और आर्चिगोनियम एक सिंगल लेयर जैकेट से कवर रहती है, और इस सिंगल लेयर जैकेट के अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होने से जो टू लेयर क्या बनती है? जैकेट बनती है, जिसका नाम होता है कैलिप्ट्रा। सो आप इसे यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर ये डबल लेयर्ड कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन हुआ। ये एक तरह से जैकेट ही है जो कि आर्चिगोनियम ने खुद की प्रोटेक्शन के लिए डेवलप करी है, और उसके साथ साथ यहाँ पे पेरिगाइनियम का प्रोटेक्शन फॉर्मेशन हुआ, जो कि इसका प्रोटेक्शन करती हैं। अब ये सब तो इनकी स्टेराइल टिश्यू में चल रहे हैं, लेकिन जो इनका फर्टाइल टिश्यू था, यानी कि जो जाइगोट बना फर्टाइल, इस जाइगोट के अंदर अब क्या होता है? ये जाइगोट आगे जाकर एक ट्रांसवर्स डिवीजन करता है। जब पूरी साइज इंक्रीज कर लेता है तब इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे हाइपोबेसल एंड एपीबेसल सेल बनती हैं। जो इनर वाली सेल है ये हाइपोबेसल होती है, और आउटर वाली सेल को एपीबेसल सेल कहते हैं। हाइपोबेसल सेल आगे चलकर फुट और सीटा का फॉर्मेशन करती है, जो कि इनके कैप्सूल, जैसा कि मार्केंशिया का कैप्सूल कैसा होता है? फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। रिक्सिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर था, उसके पास फुट और सीटा एब्सेंट थे। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि रिक्सिया एंड मार्केंशिया, जैसे जैसे हम हायर की तरफ बढ़ते जाएंगे आपको डिफ्रेंशिएशन मिलता जाएगा। तो यहाँ पर फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो हाइपोबेसल सेल है ये फुट एंड सीटा का फॉर्मेशन करती है, और जो एपीबेसल सेल है ये कैप्सूल का फॉर्मेशन करती है। सो ऐसा कह सकते हैं कि हाइपोबेसल सेल से सिर्फ स्टेराइल टिश्यू बन रहे हैं, लेकिन एपीबेसल सेल से स्टेराइल के साथ साथ जो आगे जाकर न्यू पीढ़ी को जन्म देंगे वो टिश्यूज़ भी बनते हैं। चलिए, अब ये जब टू सेल स्टेज बनी है एक ट्रांसफर डिवीज़न के बाद, इसके अंदर अब दो वर्टिकल डिवीज़न होते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। इन वर्टिकल डिवीज़न से 8 सेल स्टेज बनती है, ऑक्टेंट बनता है। ये ऑक्टेंट इस कैलिप्ट्रा के साथ साथ इस पेरिकाइनियम से चारों तरफ से कवर रहता है। अब इस 8 सेल स्टेज के अंदर ये 8 सेल स्टेज अब हर प्लेन में डिवाइड होती है, यानी कि अब ये जो ये 8 सेल हैं ये हर प्लेन में डिवाइड होंगी, और हर प्लेन में डिवाइड होके एक प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगी, यानी कि एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो से पहले का स्ट्रक्चर। तो ये एक प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगी। अब इस प्रो एम्ब्रियो की जो लोअर सेल्स हैं, ये लोअर सेल्स फुट का फॉर्मेशन करेंगे, मिडल सेल्स सीटा का फॉर्मेशन करेंगे, और जो अपर सेल्स हैं वो कैप्सूल का फॉर्मेशन करेंगी। सो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि हम इस प्रो एम्ब्रियो की सेल्स को एक अपने मन से इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि इसकी ये जो लोअर सेल है, यानी कि इसको आप लोअर वाले पोर्शन को लोअर सेल कह रहे हैं, मिडल वाले को मिडल और अपर वाले को अपर। तो लोअर सेल से क्या बनेगा? फुट बनेगा, अपर सेल से कैप्सूल बनेगा, और मिडल से सीटा बनेगा। सो धीरे धीरे करके इनके अंदर इस तरह से डिवीज़न होते हैं। इन 8 सेल के अंदर हर प्लेन में डिवीज़न होने से इस तरह से प्रो एम्ब्रियो, और इनके अंदर फर्दर डिवीज़न होने से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है।
धीरे धीरे करके ये जो लोअर वाली सेल्स हैं ये फुट का फॉर्मेशन करती हैं। फुट क्या होता है? फुट क्या होता है? एक बल्बसिव मतलब एक बल्बी स्ट्रक्चर होता है, मैसिव स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि जो गैमेटोफिटिक थैलस है उससे इस स्पोरोफाइट को अटैच रखने का काम करता है। तो ये एक बल्बिस स्ट्रक्चर होता है, एक कैसे मैसिव स्ट्रक्चर होता है। मैसिव का मतलब एक मासल संरचना है जिसका काम सिर्फ इस स्पोरोफाइट को उस थैलस से अटैच रखना है। उसके बाद में ये सीटा इस मिडल पोर्शन से बनता है और ये कंपैरेटिवली फुट से लॉन्ग होता है। इस ये सीटा का फॉर्मेशन यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे देखिए ये फुट है, उसके बाद ये सीटा क्या करता है, ये सीटा इलोंगेट होता है और इस कैप्सूल के और फुट के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड में जब ये स्पोर्स बन जाते हैं, पूरे मैच्योर हो जाते हैं, तब ये सीटा भी जैसे कि एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर थे, तो जैसा आर्चिगोनियोफोर ने जब फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या करा था, बीच में सेंटर में ग्रोथ करी थी और पुश किया था, उसी तरह से यहाँ पर इस सीटा भी जब भी मैच्योर हो जाते हैं तो ये अपनी ग्रोथ करता है और पुश करता है इसे, जिससे कि ये इनके अंदर इसका कैप्सूल रप्चर हो और इन स्पोर्स को लिब्रेशन हो। सो आप सिंपल वे में ऐसे कह सकते हैं कि फुट अटैचमेंट का काम करता है, सीटा आगे फ्यूचर में हेल्प करता है लिब्रेशन में स्पोर्ट्स के, ठीक है, स्पोर्ट्स को फ्री होने में हेल्प करता है। और ये जो अपर वाली लेयर्स हैं, ये अपर वाली लेयर से क्या बनता है, कैप्सूल बनता है। सो यहाँ पर जो लोअर और जो मिडल सेल्स हैं, ये लोअर एंड मिडल सेल्स के अंदर कोई स्पेसिफिकली इन्हें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ये हर प्लेन में डिवाइड होंगी और फुट और सीटा का फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन जो अपर वाली सेल्स हैं इनके अंदर स्पेशल डिवीजन होते हैं, जिससे स्पेशल टाइप की सेल्स बनती हैं। तो सबसे पहले जो ये अपर वाली सेल्स हैं, इन अपर वाली सेल्स के अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होने से, यानी कि इसके अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है जिससे कि दो लेयर बनती हैं, आउटर और इनर। आउटर वाली जो लेयर है उसे एम्फीथीशियम कहते हैं। ये जो आउटर की लेयर है इसे एम्फीथीशियम कहते हैं और इनर वाली लेयर को एंडोथीशियम कहते हैं। जैसा कि हमने रिक्शा के अंदर पढ़ा था, ये अब बाकी का स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है कि जो अपर वाला कैप्सूल का फॉर्मेशन फुट और सीटा है तो इसमें स्पेशल है, तो इनका स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया। कैप्सूल के अंदर एज इट इज़ रिक्सिया कि इनके अंदर आप एक इस तरह से पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, जिससे कि अंदर वाला एंडोथीशियम और बाहर वाली जो लेयर बनी, आउटर लेयर बनी, उसे एम्फीथीशियम कहेंगे। जो एम्फीथीशियम है, ये एम्फीथीशियम क्या करेगी, इसके अंदर फिर से डिवीज़न होंगे और 2 लेयर जैकेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जिससे कि अब कितनी लेयर बन गई, 4 लेयर बन गई इस स्पोरोफाइट की चारों तरफ, 2 कलेक्ट्रा की और उसके साथ साथ ये 2 जैकेट की। अब जो एंडोथीशियम है, ये एंडोथीशियम लेयर के अंदर, ये एंडोथीशियम की जो सेल्स हैं इनके अंदर डिवीज़न होने से इलेक्ट्रोमदल सेल्स और स्पोरोसाइट्स मदर सेल्स बनती हैं। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं कि रिक्सिया के अंदर जैसे कि कैप्सूल डिफ्रेंशिएटेड होता है, वैसा ही इसके अंदर भी होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो आउटर, ये जो वाला जो रीज़न है, ये वाला रीज़न, ये अपर वाला रीज़न, इस अपर वाले रीज़न की जो सेल्स हैं अब इनके अंदर डिवीज़न होगा। कैसे होगा कि फर्स्ट डिवीज़न इनके अंदर पेरिक्लाइनल होता है, उस पेरिक्लाइनल डिवीज़न से 2 सेल्स बनती हैं, ठीक है, जिन्हें आप एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम कहते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे फुट बन चुका है, सीटा बन चुका, अब ये जो सेल्स बनी इनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीज़न होने से क्या बना, एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम। एम्फीथीशियम के अंदर अब बहुत सारे एंटीक्लाइनल डिवीज़न होंगे और इस एंटीक्लाइनल डिवीज़न से इनका जो नंबर ऑफ सेल्स है ये इंक्रीज़ हो जाता है और कभी कभी पेरिक्लाइनल डिवीज़न भी होता है। तो मतलब टोटल कि इनके अंदर 1 to 2 एक जैकेट का फॉर्मेशन होता है। ये जैकेट इस स्पोर फाइट के जो कैप्सूल है इसे प्रोटेक्शन का काम करती है। अब ये जो एंडोथीशियम सेल्स हैं, इन एंडोथीशियम सेल्स के अंदर बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, मल्टीपल डिवीज़न होते हैं हर प्लेन में, जिससे कि ये इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। अब इनमें से कुछ सेल्स इलेटर मदर सेल्स की तरह काम करती हैं और कुछ सेल्स स्पोर मदर सेल्स की तरह काम करती हैं। तो इसे आप यहाँ से समझ लीजिए कि देखिए इनके अंदर हमने एम्फीथीशियम की बात कर ली कि एम्फीथीशियम का काम तो अब ख़त्म हो चुका है, कि एम्फीथीशियम का काम हो चुका है ख़त्म। अब इसके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीज़न होंगे, जिससे कि ये एक लेयर्स, आउटर वाली जो लेयर है इसका फॉर्मेशन होगा, जैकेट का फॉर्मेशन होगा। ये आपको दिख रही है जैकेट, ये सबसे बाहर की लेयर।
अब इसके अंदर जब अंदर वाले की बात करें, इनके अंदर जब मल्टीपल डिवीज़न होते हैं उससे बहुत सारी सेल्स बनती हैं, जिनमें से कुछ सेल्स तो इलेटर मदर सेल्स की तरह काम करती हैं और कुछ सेल्स स्पोर मदर सेल्स की तरह काम करती हैं। इलेटर मदर सेल से इलेटर्स का फॉर्मेशन होता है और स्पोर मदर सेल से आगे जाकर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इलेटर्स क्या होते हैं? जैसा कि रिक्सिया के अंदर मैंने आपको बताया था, इलेटर्स दोनों साइड से नुकीले, ये देखिए यहाँ पर आप कि इलेटर्स इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये देखिए, ये इलेटर्स हैं जो कि इलेटर मदर सेल से बने हैं, जो कि इसके एंडोथेसियम के अंदर कुछ सेल्स के डिफ्रेंशिएटेड होने से, यानी कि कुछ सेल्स इलेटर मदर सेल्स की तरफ वर्क करते हैं जो कि आगे जाकर इलेटर्स का फॉर्मेशन कर रही हैं, उनकी वजह से बने ये दोनों साइड से ऐसे साफ होते हैं, स्पाइरली प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर स्पाइरल थिकनिंग होती है। ये स्पाइरल थिकनिंग और इनका इस तरह से प्रेजेंट होना, इनका जो मेन वर्क है वो ये होता है कि ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वाटर को अब्सॉर्ब करने वाले। तो इनका जो मेन काम है वो ये है सिर्फ कि जब इनके अंदर स्पोर्स का लिब्रेशन होगा, जब स्पोर्स को लिब्रेशन होना होगा तब ये हेल्प करते हैं। देखिए, जब ड्राई कंडीशन होती है तब ये ड्राई कंडीशन में इलेटर्स इस तरह से आपको रोल्ड मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको, जैसे कि ये है तो आपको ऐसे करके रोल्ड मिलेगा। लेकिन जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट ये अब्जॉर्ब करते हैं चारों तरफ से, जब स्पोर मैच्योर हो जाते हैं, स्पोर मदर सेल से जो स्पोर्स बने हैं, ये इन सेल से जब धीरे धीरे करके स्पोर्स बन जाते हैं, और स्पोर्स कैसे बनते हैं? स्पोर टेट्राड बनते हैं। जब स्पोर मदर सेल से जब स्पोर्स बन जाते हैं जो कि टेट्राहाइड्रली अरेंज रहते हैं, और हाँ, एक पॉइंट और कि स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल अभी तक जितने भी डिवीज़न हुए ये सारे कैसे हो रहे हैं? माइटोसिस हो रहे हैं। लेकिन जब स्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएटेड हो गई तब अब इसके अंदर जो डिवीज़न होगा वो होगा मियोसिस, क्योंकि जो स्पोर्स हैं वो नेचर में हैप्लॉइड होते हैं और ये जो पूरा स्पोरोफाइट था ये डिप्लॉइड था। तो इसके अंदर कैसा डिवीज़न हुआ? 2n से n बना, यानी कि मियोसिस हुआ इसके अंदर, जिससे कि ये स्पोर्स बने जो कि हैप्लॉइड है नेचर में, और एक मियोसिस से 4 स्पोर बने जो कि टेट्राहाइड्रली खुद को अरेंज रखते हैं। जब ये स्पोर्स बन जाते हैं तब ये इलेटर्स चारों तरफ से जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं तो वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, और वाटर को अब्सॉर्ब करने के बाद इनकी अनरोलिंग हो जाती है और ये इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और इनके अरेंज करने से इनकी स्पोर्स की जो वॉल है, ये जो कैप्सूल की वॉल है, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, और उसके साथ साथ जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये सीटा भी इलोंगेट होता है अपर साइड में और इसको अंदर साइड से पुश करता है, जिस वजह से जो इस कैप्सूल की वॉल है, इस कैप्सूल की वॉल पे प्रेशर जनरेट होता है और उस वजह से ये रप्चर हो जाती है और बहुत सारे वॉल्व का फॉर्मेशन हो जाता है। जब इनके अंदर बहुत सारे पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो इलेटर्स एंड स्पोर्स दोनों ही उन पोर्स से बाहर निकल आते हैं और लिबरेट हो जाते हैं नेचर में। इस तरह से यहाँ पर ये सारा जो डेवलपमेंट के साथ साथ इनका लिब्रेशन कंप्लीट होता है और किस तरह से स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं ये भी कंप्लीट होता है। तो इसे आप यहाँ समझ सकते हैं कि देखिए, ये एक कलरफुल डायग्राम इसलिए दिखा रही हूँ मैं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये थी पेरिगाइनियम, ठीक है, ये है कैलिप्ट्रा। अब ये था फुट जो कि एपीबेसल सेल से बना, सॉरी हाइपोबेसल सेल से बना, ये सीटा हाइपोबेसल सेल से बना है, और ये कैप्सूल, ये कैप्सूल की जो ये एंडोथेशियम लेयर है उससे जैकेट का फॉर्मेशन हुआ जिनके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीज़न हुए जिससे इनका नंबर इंक्रीज़ हुआ। और ये अंदर एंडोथेशियम सेल्स थी जिनमें से कुछ सेल्स ने इलेटर मदर सेल्स की तरह काम करा जिनके अंदर माइटोसिस ही होगा, समसूत्री विभाजन ही होगा, लेकिन कुछ सेल्स ने क्या करा, स्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन किया जिनके अंदर मियोसिस हुआ जिससे कि एक स्पोर मदर सेल से स्पोर टेट्राड बने, 4 स्पोर्स बने जो कि हैप्लॉइड थे नेचर में। तो इस तरह से ये इस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जब ड्राई कंडीशन होती है तो ये अपने आप को कोल्ड करके रखते हैं लीटर्स, और जब जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट ये अब्जॉर्ब करते हैं ये पूरे अपने आप को स्प्रेड कर लेते हैं, फैल जाते हैं, जिस वजह से इसकी वॉल पे प्रेशर जनरेट होता है। उसके साथ साथ ये जब पूरा स्पोर अच्छे से बन जाते हैं तो ये जो सीटा है ये भी इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, यहाँ से इलोंगेट होता है, जिससे टोटल ऑफ द कंक्लूजन कि इसकी वॉल पर प्रेशर क्रिएट होता है और इस वजह से इसका रप्चर हो जाती है और ये स्पोर्स एंड इलेटर्स एनवायरनमेंट में बाहर फ्री हो जाते हैं और लिबरेट हो जाते हैं। तो जब आप इनको ऐसे देखेंगे तो आपको ये इस तरह से दिखाई देते हैं। ये देखिए, इलेटर्स दोनों साइड से कैसे हैं, साफ हैं, नुकीले हैं,
और इनके अंदर इनकी जो वॉल है इस पर स्पायरल थिकनिंग मिलती है। ये स्पायरल थिकनिंग एब्जॉर्बिशन के काम आती है। और ये जो स्पोर टेट्राड है, ये स्पोर टेट्राड की अगर हम बात करें तो ये स्पोर टेट्राड भी एंडो एंड एक्सो लेयर के अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसा कि आप पोलन को पढ़ते हैं उसी तरह से इनके अंदर भी आपको स्पोर का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इस तरह से स्पोर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि ये खुद भी एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके पास में एक जर्म पोर होता है। जर्म पोर के साथ साथ ये एक्सो एंड एंडो के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है, यानी कि जैसे कि स्पोर्स के अंदर होता है एक्साइन एंड इंटाइन, वैसे इसके पास भी एक्साइन जो आउटर वाली है और इनर वाली इंटाइन और एक जर्म पोर होता है, बिल्कुल पोलन के जैसा। अब ये एक्साइन जो होती है स्क्लैप्चर्ड होती है पोलन की तरह ही। स्क्लैप्चर्ड का मतलब ये कोई ना कोई इसके ऊपर उभार या आकृतियाँ वगैरह बनी होती हैं। और ये दोनों ही एक्साइन और इंटाइन इसका जो अंदर का मटेरियल है, ठीक है, जो जर्म प्लाज्म है, इसे प्रोटेक्शन का काम करती हैं। सो ये स्पोर्स और लेटर जब लिबरेट हो जाते हैं तो ये वाटर के साथ साथ मूव करते हुए जहाँ भी इन्हें सूटेबल हैबिटाट मिलता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और उस सूटेबल हैबिटाट पे पहुँचने के बाद इनके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। अब वो जर्मिनेशन कैसे होता है उसकी बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्पोर है, इस स्पोर के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। जैसे ही इनको ये वाटर के साथ मूव करते हैं और एक सूटेबल हैबिटाट पे जाकर अटैच होते हैं और वहाँ पर जाके प्रेजेंट जाते हैं। और इनके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है जिससे कि इनके अंदर दो सेल्स बनती हैं, एक लार्ज सेल और एक स्मॉल सेल। जो लार्ज सेल है, ये लार्ज सेल क्लोरोफिल कंटेन करती है, यानी कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और ये क्लोरोफिलस होती है, ग्रेनिस होती है। और जो लोअर सेल है, जो ये स्मॉल सेल है, ये नॉन ग्रेनिस होती है, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन नहीं करती है और स्मॉल होती है नेचर में। इसे राइजोइडल सेल कहते हैं। और ये जो डिवीज़न है स्पोर के अंदर, अब ये डिवीज़न माइटोसिस हो रहा है। ये राइजोइडल सेल आगे जाके राइजोइड्स का फॉर्मेशन करेगी। और राइजोइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेंट्रल सरफेस पे। और उसके साथ साथ ये जो क्लोरोफिलस सेल है, लार्ज सेल, इसके अंदर भी बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीज़न के साथ साथ वर्टिकल डिवीज़न होते हैं। एंड देन में ये सारे ही प्लेन में डिवाइड होकर इस तरह से एक प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करती है। और ये प्रोटोनिमा एंड में पूरी तरह से डेवलप होकर न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगी। इस प्रोटोनिमा के अंदर एक चीज़ यहाँ याद रखनी है कि ये डिवीज़न के साथ साथ यहाँ पर जब इस लार्ज सेल के अंदर जब डिवीज़न होते हैं तो इस तरह से जो स्टेजेस बनती जाती हैं कि जब ये पूरा डेवलप हो जाता है तो ये यहाँ पर एक डाइकोटोमस होता है, यानी कि इनके अंदर दो डिवीज़न होते हैं, जिससे कि यहाँ पे लोब्ड, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लोब के लिए है कि अब इस राइट साइड से राइट की लोब और लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट की लोब का फॉर्मेशन होता है। और एंड में ये पूरे थैलस का डेवलपमेंट कर देता है। सो अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू। और आज हमारा मार्केंशिया भी कंप्लीट होता है। इसका एक टॉपिक पॉइंट बचा है, लाइफ साइकिल, वो हम एज अ शॉर्ट समझ लेंगे। चलिए, आपका ये पॉइंट कंप्लीट होता है। थैंक यू।